गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे वो हमारा चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। मैंने आपको उस दिन बहुत सारी चीज़ें बताई जैसे रे लाइन लाइन सेगमेंट और भी जो चीज़ें बची हुई थी वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीरियर इंटरसेक्टिंग लाइन से। इंटरसेक्टिंग लाइन की जो डेफिनेशन आती है वो ये है, टू और मोर लाइंस विच हैव एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट। इसका मतलब है दो या दो से ज्यादा लाइन। टू और मोर लिखा हुआ है ना, दो या दो से ज्यादा। यहां पर एक आप चीज याद रखिएगा, लाइन लाइन की बात हो रही है, लाइन की बात। और लाइन कैसे ड्रॉ होती है, ये देखिए, ये होता है लाइन का डायग्राम जो दोनों अपोजिट दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पर है टू और मोर लाइंस विच हैव एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट, दो या दो से ज्यादा लाइन जिनका एक ही कॉमन पॉइंट हो। एक ही कॉमन पॉइंट का मतलब जो दो या दो से ज्यादा लाइंस का जहां एक ही पॉइंट से वो दोनों होकर जाएं। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर एक एल और एक एम लाइन ड्रॉ करी है। लाइन है क्यों, देखिए दोनों साइड मूव कर सकती है, दोनों साइड मूव कर सकती है, इसलिए क्या है लाइन। क्वेश्चन का टू और मोर लाइन, दो या दो से ज्यादा लाइन अगर उनमें कोई एक कॉमन पॉइंट है। यहां पर देखिए कॉमन पॉइंट क्या है, ओ कॉमन पॉइंट है कि नहीं है, ओ क्या है हमारा कॉमन पॉइंट। इसी पॉइंट से एम लाइन जा रही है, इसी पॉइंट से एल लाइन जा रही है। तो क्या हो गया, टू और मोर लाइंस विच हैव एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट। एल का भी कॉमन पॉइंट ओ है, एम का भी कॉमन पॉइंट ओ है। तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कौन सी लाइन हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लाइन जिनका एक ही कॉमन पॉइंट हो उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ये दो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन होती है, जिनका एक ही कॉमन पॉइंट हो। अब चलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम लोग एंगल की बात करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, when two lines intersect, कह रहा है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, क्योंकि इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटना। और एक दूसरे काट रही है तो उनका एक कॉमन पॉइंट होगा। जिस पॉइंट में वो कट कर रहे हैं, देखिए ये लाइन और ये लाइन किस पॉइंट में कट कर रही है, ये ओ पॉइंट पर। ठीक, अब आगे देखिए, when two line intersect, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, the angle formed opposite to each other at the point of intersection। अब देखिए, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, ओ क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करें। जिस पॉइंट पर कट करेंगी वो होगा हमारा क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, अब कह रहा है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वहां पर एंगल्स फॉर्म होंगे। वहां पर क्या बनेंगे, एंगल। देखिए, एक एंगल ये बनता है, दूसरा एंगल ये बनता है, तीसरा एंगल ये बनता है, चौथा एंगल ये बनता है। जिस पॉइंट पे कोई लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे करती हैं, वहीं पर चार एंगल्स फॉर्म होते हैं। अब ये देखिए, इसको नाम देते हैं 1 2, ये 3, ये 4। ठीक, इनका कहना था when two line intersect, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, the angles form opposite to each other at the point of intersection। तब वहां पे चार एंगल्स फॉर्म होते हैं। और ये चारों एंगल जो है इनमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल कैसे, मतलब 1 का अपोजिट देखिए क्या है, 3। 1 का अपोजिट क्या है, 3। 2 का अपोजिट कौन है, 4। तो यहां पर एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के।
एंगल 2 किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। ये देखिए, अब फिर समझ लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या है, जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब जिस पॉइंट में दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं वो पॉइंट, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पर चार एंगल्स बन रहे होंगे और उन चार एंगल में जो अपोजिट एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। वो एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल। इन्हीं को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अगर एंगल 1 के अपोजिट कौन है, 3, 2 के सामने वाला कौन है, 4। तो ये हो गया अपोजिट एंगल। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। आगे समझ में आपका। तो ये थे हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस और ये थे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम लोग चलते हैं पैरेलल लाइंस में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। इसमें आपको डेफिनेशन याद ही करनी पड़ेगी और ये याद करना पड़ेगा कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में चार एंगल्स फॉर्म होते हैं और उनमें जो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब आप इसको याद रखेंगे तो इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, पैरेलल लाइन। ठीक, पैरेलल लाइन से जो डेफिनेशन आती है, two lines that do not meet पैरेलल लाइन का मतलब समझिए। पैरेलल लाइन कहता है कि वो दो लाइन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, लाइन की बात। तो हम लोग क्या करेंगे, दो लाइन बना लेंगे। टू लाइन्स दैट डू नॉट मीट एनी पॉइंट। सबसे बड़ी बात ये कह रहा है कि वो दो लाइन जो कभी भी किसी भी पॉइंट पर ना मिले, ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। और आप ये समझिए कि कोई दो लाइन आपस में कब नहीं मिलेंगी, जब उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पर इक्वल होगी। जैसे आपने रेल की पटरियां देखी हैं, रेल की पटरियां देखिए बिल्कुल सीधे आती हैं। कभी जो दो पटरियां होती हैं ऐसी बनी होती दो पटरियां, एक पहिया इसमें चलता है एक पहिया इसमें चलता है, तो ये पटरियां कभी एक जाकर ऐसे मिल नहीं जाती हैं, ये हमेशा ऐसे जाएंगी डायरेक्शन में। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि दो लाइन जो कभी भी किसी भी पॉइंट में ना मिले, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। और ऐसा कब होगा, जब इन दोनों लाइंस की बीच की डिस्टेंस, इन दोनों लाइंस की बीच की डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर क्या हो, इक्वल हो। हर एक पॉइंट पे क्या हो, इक्वल हो। अगर मान लीजिए इक्वल नहीं होगी तो देखिए क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये, देखिए यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कुछ होगी, यहाँ पे डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ पे डिस्टेंस अलग होगी, तो कहीं ना कहीं जाकर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर कट कर जाएंगे, तो इनको हम भी पैरेलल लाइंस नहीं बोलेंगे। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी भी पॉइंट पर कहीं भी ना मिले और उन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा हर जगह इक्वल है। अगर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम मेजर करें तो वहां 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये थी हमारी पैरेलल लाइंस। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं हमारे, देखिए अच्छा अभी आपने ट्रांसवर्सल लाइन नहीं पढ़े, सबसे पहले लोग ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन डेफिनेशन आप बुक में देखिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं। ट्रांसवर्सल लाइन कहता है कि कोई दो लाइन, देखिए कोई दो लाइन बनाए, लाइन की बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, रे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक, कोई दो लाइन, ठीक, ये मैंने कोई भी दो लाइन बना दी,
इसको नाम दे दिया L, इसको नाम दे दिया मैंने M। ठीक। ट्रांसवर्सल लाइन कहता है कि when two lines intersect by third line, जब किन्हीं दो लाइंस को कोई तीसरी लाइन, जब कोई दो लाइन को कोई तीसरी लाइन कट करे, क्या करे, कट करे। अब देखिए ये L और M कोई दो लाइन है, तीसरी लाइन कौन बीच में आ गई है, N लाइन, ये इन दोनों लाइंस को कट कर रही है। तो जो कट कर रही है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको मैं ट्रांसवर्सल लाइन क्यों बोला, क्योंकि ये दो लाइंस को कहां कट कर रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कहता है कि ट्रांसवर्सल लाइन कोई एक मिनट, हाँ इसमें कहा था when two lines intersect by third line then at the point of intersection, ठीक, जिस पॉइंट पर लाइन को इंटरसेक्ट किया गया है। अब देखिए जैसे ये लाइन आई, इस पॉइंट पर देखिए इंटरसेक्ट करा, यहां पर इंटरसेक्ट करा, तो यहीं पर चार एंगल फॉर्म होंगे। ये देखिए जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे चार एंगल जरूर फॉर्म होंगे। फिर देखिए, फिर ये लाइन आगे आई, यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करा, तो यहाँ पर भी चार एंगल्स बन जाएंगे। ये देखिए, अभी ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हमने नाम दे दिया, एक का O और दूसरे को P दे दिया। आगे चलते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन कहता है a transversal line that cuts two or more lines, कि दो या दो से ज्यादा लाइंस को जो कट करे, इंटरसेक्ट करे, वो होती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन जिस लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगी वहां पर चार एंगल्स फॉर्म होंगे। ये देखिए यहाँ पे कट करेगी तो मैंने यहाँ पे चार एंगल्स बना दिए। तो ये था हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, चाहे तो आप इसको नेमिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, इसको नाम दीजिए 5 6 7 8। ठीक। ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। आपने समझ लिया ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को कट करे, और जिस पॉइंट पे कट करेगी वहां पर हमारे चार एंगल्स जरूर फॉर्म होंगे। अब हम लोग चलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल में। अब हम आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल में। करस्पॉन्डिंग एंगल में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, जो आपको पॉइंट्स हमेशा और हर जगह रिमेंबर रखने हैं। ये देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। आपको ये मैंने बता ही दिया कि जब दो लाइंस को कोई तीसरी लाइन कट करे तो वो होती है हमारी, जो लाइन कट करेगी वो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, और जिस पॉइंट पे कट करेगी वहां पर चार एंगल जरूर फॉर्म होंगे। ठीक। अब ये देखिए यहाँ पर वर्टेक्स एक O है और एक वर्टेक्स है P। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमें जैसे मान लीजिए ये चार एंगल्स हमने इधर बनाए, चार एंगल हम लोगों ने यहाँ पर बनाए। अब जैसे हमें अगर फाइंड करना हो कि 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, अगर हमें ये पता करना हो तो हम लोग कैसे पता करेंगे, ये हम इस पे पढ़ेंगे। देखिए अगर आपको किसी भी एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना है तो आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट मैंने दिया है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड। अब जैसे मैंने आपसे कहा आप 2 का एंगल 2 का क्या बताइए, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल बताइए। ठीक।
तो आपने ये देखा ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड आ रहा है, किधर साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड होगा। क्यों, ये देखिए बोला है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिस साइड हम जो एंगल है उसी साइड उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी होगा। तो मैं एंगल 2 का फाइंड करना, एंगल 2 ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड है, तो इसका मतलब जो हम इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा 2 का वो कहां होगा, ट्रांसवर्सल लाइन की लेफ्ट साइड। अब बात ये आती है तो होगा कहां पे, हमें साइड पता चल गई, अब पोजीशन भी पता करनी है, फिर वो एंगल पता करेंगे। अगला आया डिफरेंट वर्टेक्स, सबसे बड़ा मेन पॉइंट है डिफरेंट वर्टेक्स। मतलब अगर एंगल 2 ओ वर्टेक्स पे बन रहा है तो ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो दूसरे वर्टेक्स पर बन रहा होगा, मतलब एंगल वर्टेक्स P पर। अगर वर्टेक्स O पर 2 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कहां पे होगा, दूसरे वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स P पर। तो इसका मतलब हमें पता गया कि एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल इस वर्टेक्स में मिलेगा और इस साइड मिलेगा। लेकिन इस साइड आप देखिए दो एंगल आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। अब बात ये फंसती है कि एंगल 2 का होगा कौन। अब अगला पॉइंट आता है सेम पोजीशन। सेम पोजीशन में मतलब जगह भी सेम होगी। मतलब कैसे, ये देखिए एंगल 2 इस लाइन के ऊपर है, एंगल 2 एल लाइन की कहां है, ऊपर। तो इसका मतलब जो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी लाइन के ऊपर मिलेगा। तो एंगल 2 हमें कहां मिलेगा, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल पहली बात वर्टेक्स P पर मिलेगा, सेम साइड मतलब लेफ्ट साइड में मिलेगा और लाइन के ऊपर मिलेगा। और लाइन के ऊपर कौन है यहाँ पे, 6। तो इसका मतलब एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो गया, एंगल 6। ठीक, अब जैसे आपको एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना हो, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना तो कैसे ढूंढेंगे आप। सबसे पहले ये देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन में किस साइड आ रहा है, राइट साइड। तो इसका मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड आ रहा होगा। फिर दूसरी बात डिफरेंट वर्टेक्स, ये अभी कौन से वर्टेक्स पे है, O पे। इसका मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे वर्टेक्स मतलब P पे होगा। तीसरी बात क्या है, ये लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब ये भी लाइन के ऊपर बना। लाइन के ऊपर कौन है, 5। तो इसका मतलब एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो गया, एंगल 5। ठीक, अब जैसे आपसे कोई कह दे कि आप एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल बताइए, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल बताइए, तो आप क्या करेंगे, पहले आप साइड देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड। ठीक, दूसरा क्या है, ये वर्टेक्स O पे है तो इसका मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कहां बन रहा होगा, वर्टेक्स P पर। लाइन के नीचे, ये देखिए ये लाइन है, ये लाइन के नीचे बन रहा है, इसका मतलब लाइन के नीचे, लाइन नीचे कौन है, 7। तो एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल 7। ये हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, इसी तरीके से आप करस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानेंगे। अब हम चलते हैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अब हम लोग कहां चलेंगे, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इसको समझिए, बहुत ही इजी है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए इंटीरियर एंगल क्या होता है, द एंगल विच लाई, द एंगल विच लाई विद इन 2 लाइन्स, विद इन 2 लाइन। इंटीरियर एंगल मतलब क्या है, द एंगल विच लाई विद इन 2 लाइन, वो एंगल जो 2 लाइन के अंदर आते हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। अब मैं आपसे कहूं इस फिगर में इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, तो सबसे पहले आप 2 लाइन होंगी, ये रही 2 लाइन L और M। अब इनके अंदर कौन आ रही है, देखिए L और M के अंदर मतलब ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन कहां आएगा, इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके अंदर कौन कौन से एंगल है, एंगल 3 और एंगल 4 और कौन से, एंगल 6 और एंगल 5। ये होगा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब वो एंगल जो 2 लाइंस के अंदर आए। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल।
कभी आप मॉल में गए होंगे तो मॉल में देखिए जब हम मॉल में शॉपिंग कर लेते हैं तो जब बाहर जाना होता है तो बाहर वाले गेट में देखिए लिखा रहता है एग्जिट। एग्जिट लिखा रहता है, एग्जिट मतलब बाहर। तो एग्जिट से ही बनता है एक्सटीरियर एंगल। क्या बनता है? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल मतलब वो एंगल जो दो लाइंस के बाहर है। ठीक, दो लाइन के बाहर मतलब ये तो अंदर वाला पोर्शन था इतना, बाहर मतलब लाइन के बाहर। लाइन बाहर कौन आता है? 1, 2 और 7 और 8। ये आ गए आपके एक्सटीरियर एंगल। कौन कौन से? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये हैं आपके एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब एंगल्स विच लाई आउटसाइड ऑफ लाइन, उनको बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल द एंगल विच लाई विद इन टू लाइंस। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अब इसी में मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल तो बता दिया है। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल है उसी तरह एक एंगल और आता है जिसका नाम है अल्टरनेट एंगल। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब ये क्या आता है? अल्टरनेट एंगल। ये आप और समझ लीजिए, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। एक करस्पॉन्डिंग एंगल को, एक अल्टरनेट एंगल को, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में यूज होता है। अल्टरनेट एंगल में कहता है different side of transversal। दूसरा different vertex। तीसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा डिफरेंट पोजीशन, या इसको आप डाल सकते हैं अपोजिट भी। इसको मैं आपको बता देता हूं, पोजीशन इसकी अपोजिट रहती है। इसके लिए ये देखिए आप डिफरेंट जगह आप क्या लिख सकते हैं? अपोजिट साइड। क्या? कौन साइड? अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अपोजिट आप लिखेंगे ज्यादा आपको समझ आएगा। अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक, अब देखते हैं यहां पर हम लोग अल्टरनेट एंगल की बात कर रहे हैं। ये डायग्राम हमारा बना हुआ है। अब इसमें हमें अल्टरनेट एंगल पता करना है कि एंगल 2 का और एंगल 5 का, सभी का हम लोग अल्टरनेट फाइंड करते हैं। अब देखिए अभी हम लोग सबसे स्टार्टिंग करते हैं एंगल 2 से कि एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा। अब देखते हैं एंगल 2 किस वर्टेक्स से बन रहा है? वर्टेक्स O पे। तो इसका मतलब जो एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल होगा वो कहीं ना कहीं वर्टेक्स P पे बन रहा हो। क्यों? ये क्या लिखा है? डिफरेंट वर्टेक्स। डिफरेंट वर्टेक्स मतलब दूसरे वर्टेक्स पे। इसी पे आपको नहीं मिलेगा, दूसरे वर्टेक्स मिलेगा। तो एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल किस पे बन रहा हुआ है? वर्टेक्स P पर। ठीक, अब दूसरी बात कहा गया है कि अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखिए एंगल 2 कहां है? ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड। इसका मतलब इसका अल्टरनेट एंगल कहां होगा? ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड। क्यों? लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है? राइट होता है। तो अभी एंगल 2 कहां है? ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब इसका अल्टरनेट एंगल जो होगा वो ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड होगा और डिफरेंट वर्टेक्स पे होगा। अगला जो आता है वो पोजीशन पे आता है कि उसकी पोजीशन क्या होगी। अभी ये देखिए ये लाइन के ऊपर बन रहा है। ये कहां बन रहा है? लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब एंगल 2 का जो अल्टरनेट एंगल होगा वो कहां बनेगा? लाइन के नीचे। जस्ट करस्पॉन्डिंग एंगल का उल्टा। करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता था? सेम साइड होता था ट्रांसवर्सल का और सेम पोजीशन होती थी। लेकिन इसमें अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होता है और पोजीशन भी इसकी अपोजिट ही होती है। तो अभी देखिए एंगल 2 लाइन के ऊपर बन रहा है, तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल P पर लेफ्ट साइड लाइन के नीचे बन रहा होगा। तो देखिए एंगल 2 का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से क्या आएगा? एंगल 2 का आएगा एंगल 5। एंगल 2 का अपोजिट एंगल क्या आ जाएगा? एंगल 5। तो इस तरीके से हमें सारे एंगल इसके फाइंड करने हैं। अब जैसे आप एंगल 4 का देखिए, अब क्या देखिए एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा? ये ट्रांसवर्सल लाइन की कहां पे है?
राइट साइड में, तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल इसका कहाँ होगा, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड। पहली बात क्या आएगा, राइट साइड में होगा। दूसरा, ये अभी वर्टेक्स O पर है, तो इसका अल्टरनेट एंगल कहाँ होगा, वर्टेक्स P पर, वर्टेक्स P पर। ये लाइन के नीचे है, तो इसका अपोजिट अल्टरनेट एंगल कहाँ बनना होगा, लाइन के ऊपर, एबव लाइन लिख देते हैं। अब देखते हैं कि सब कंडीशन किसमें है, ये तीनों कंडीशन किसमें आती है। सबसे पहले वर्टेक्स P पे पहुंचते हैं। दूसरा क्या है, राइट साइड, नहीं लेफ्ट था ना, राइट था, तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड होगा। क्यों, क्योंकि अब राइट अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट। ये देखिए हम लोग वर्टेक्स P पे पहुंच गए, लेफ्ट साइड आ गए। लेफ्ट साइड में कौन कौन है, दो है, एक 6 है और एक 7 है। अब एबव लाइन, एबव लाइन का मतलब लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर कौन है, एंगल 6, तो इसका मतलब एंगल 4 का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 6। आगे समझ में। इसी तरीके से आपको अल्टरनेट एंगल निकालने हैं। अल्टरनेट एंगल में बस दो चीजें बदल जाती हैं। एक, पहला तो अगर एक लाइन के लेफ्ट साइड में है तो दूसरा लाइन के राइट साइड में होगा। अगर वो एबव लाइन बन रहा है, मतलब लाइन के ऊपर बन रहा है, तो उसका अल्टरनेट लाइन के नीचे बनेगा। बस इतना फर्क है। बाकी करस्पॉन्डिंग एंगल का सिर्फ एक पॉइंट मिलता जुलता है, वो क्या, डिफरेंट वर्टेक्स उसमें भी था, डिफरेंट वर्टेक्स इसमें भी है। अब हम लोग चलते हैं 5.1 के क्वेश्चन में। अब हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। अभी हम आपको एक चीज और बताएंगे, पॉइंट लिखा देंगे आपको। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5.1 का है क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग 5.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में एक डायग्राम बना हुआ है। ऐसा कुछ डायग्राम है, नहीं उल्टे साइड हम लोग लाइन बना दी है, लाइन इस साइड है, ये डायग्राम बना हुआ है। इस तरीके का डायग्राम है। इस तरफ दिया हुआ है x/2, इस तरफ दिया हुआ है x/3, और क्या है PRQ, ये लाइन है P, ये है R, ये है Q, और इसको बोला गया है S। अब हमें यहां पर बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को और सोचिए कि ऐसा कहीं हमने डायग्राम पढ़ा है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें लीनियर पेयर समझ आता है। क्या लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में क्या था, लीनियर पेयर में था कि दो एडजेसेंट एंगल लीनियर फॉर्म तब फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर तब बनाएंगे जब उनकी नॉन कॉमन आर्म के अपोजिट साइड एक रे होगी। अब सबसे पहले हम इसको ये प्रूफ करते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल मैंने आपको क्या चीज बताई थी, कॉमन वर्टेक्स। ये देखिए वर्टेक्स क्या बनता है, जहां दो या दो से ज्यादा लाइन के एंड पॉइंट मीट होते हैं। देखिए इस रे का एंड पॉइंट क्या है, ये, इस रे का एंड पॉइंट क्या है, ये, इस रे का एंड पॉइंट क्या है, ये, और तीनों कहां मिल रहे हैं, यहां पर। इसको नाम दिया गया है R। तो कॉमन वर्टेक्स हुआ क्या, हुआ कि नहीं हुआ, कॉमन वर्टेक्स बन गया, ठीक। दूसरा बोला गया था कॉमन आर्म। कॉमन आर्म मतलब जो कॉमन उन दोनों में। अब देखिए कॉमन कैसे है, इसको हम थोड़ी देर छुपा लेते हैं। जब ये डायग्राम लेंगे तो इस लाइन का यूज होगा, ये ऑर्बिटल है, ठीक। अब मान लीजिए अब इसको छुपा लेते हैं, तो ये डायग्राम जब बनेगा तो इस लाइन का फिर यूज होगा। तो इसमें कॉमन आर्म कौन सी हुई, S, ठीक। SR हमारी क्या होगी, कॉमन आर्म। तीसरा पॉइंट उसमें था जो कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है, इसके दोनों साइड एक नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। नॉन कॉमन आर्म मतलब जो कॉमन ना हो। देखिए ये S के लेफ्ट साइड राइट साइड में कौन है, ये रे है, ठीक। इधर कौन है, ये रे है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया ये एडजेसेंट एंगल तो है। अब लेकिन वही एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं जिनके नॉन कॉमन आर्म के सामने अपोजिट रे होती है। नॉन कॉमन आर्म कौन है, ये वाली PR।
पीआर के, मान लीजिए हम पीआर पे खड़े हैं, ठीक, पीआर पे खड़े हैं, तो ये पीआर के अपोजिट साइड कौन होगा, ये अगर ये लेफ्ट है तो इसके अपोजिट साइड कौन होगा, राइट। राइट में देखिए रे है कि नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम खड़े हो गए यहाँ पर, तो इसके अपोजिट साइड देखिए रे है कि नहीं, तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर बनाएंगे। और लीनियर पेयर में दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये आप बात को लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन लीनियर पेयर, इसमें इसी खेल है, इन लीनियर पेयर टू सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। क्या कह रहा है, अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं तो उनमें एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे एडजेसेंट एंगल कौन कौन है, ये है और ये है, मतलब x/3 प्लस x/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। ये देखिए यहाँ हमने क्या करा, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम किससे इक्वल कर दिया, 180 डिग्री के। अब जैसे आप सॉल्व करते हैं सॉल्व करिए, हम इनको तब तक नहीं ऐड कर सकते हैं जब तक इनके डिनोमिनेटर इक्वल ना हो जाए। तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आता है 6, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा कितना 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x और 2x ऐड करके कितना आएगा 5x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 180 डिग्री मल्टीप्लाई 6 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 5 जा 30, x इज इक्वल टू 216। ठीक है, ये आया हमारा आंसर। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखिए x की वैल्यू हमारी कितनी निकल रही है 216। 5 पॉइंट हम लोग अपना आंसर चेक करेंगे। आंसर में x की वैल्यू 216 निकल रही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये सही। तो इसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि ये जो डायग्राम है कहीं ना कहीं लीनियर पेयर का है। लीनियर पेयर में क्या होता है, लीनियर पेयर में दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री इक्वल होता है। तो हमने दोनों एंगल को ऐड करके किससे इक्वल कर दिया 180 डिग्री के। और जब सॉल्व करा तो हमारा आंसर कितना आया, x की वैल्यू 216। और क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरीके से है, उसमें भी हमारा लीनियर पेयर बन रहा है, वो आप अपने मन से लगाएंगे। उसमें भी हमारा लीनियर पेयर है, उसमें आप क्या करेंगे, ये हमारा डायग्राम है। डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं, डायग्राम कैसे बना है। ये ऐसे कुछ बना हुआ है और ये दिया हुआ A, ये O, ये B और ये C। इस पे ये दिया हुआ हमारा 7x प्लस का 20 डिग्री, ये दिया हुआ है 3x और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, लीनियर पेयर का डायग्राम है, तो इसमें क्या होता है, दो एंगल का सम, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री इक्वल होता है। आप इन दिनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे 3x प्लस का 7x प्लस का 20 और किसके इक्वल कर देंगे 180 डिग्री के। 7x और 3x जोड़ेंगे कितना आएगा 10x प्लस का 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब आगे 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20, तो 10x इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 160 अपॉन 10, कैंसिल करा तो कितना आ गया 16 डिग्री। ये आया आपका आंसर। इसमें हमें सिर्फ देखना है कि कौन सा फिगर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है या कुछ और बन रहा है, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप, अभी मैंने आपको
वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ाए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपने अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल ध्यान से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल में आपको पता है कि अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर 20 डिग्री है तो दूसरा उसका अपोजिट एंगल भी 20 डिग्री होगा। मेरा डायग्राम नहीं अच्छा बना है, लेकिन आप अपना डायग्राम बिल्कुल कायदे से बनाएंगे। देखिए 12th वाला क्या क्वेश्चन कह रहा है, हम लिख देते हैं। चलिए, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम दिया गया है O, और ये बोला गया है 5x प्लस का 20 डिग्री, और इसको बोला गया है 3 प्लस का 40 डिग्री। 3x है, 3x प्लस 40 डिग्री। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है टू लाइंस, लाइंस के नाम भी हम लोग लिख देते हैं। ये AB लाइन है, ये CD लाइन है। कोई दो लाइन है, इफ टू लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट O। कह रहा है कोई दो लाइन AB और CD, कोई दो लाइन है, वो इंटरसेक्ट कहां करती है, पॉइंट O पर। ये देखिए पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, O। ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर दो लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर चार एंगल्स बनते हैं, और अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप ध्यान से देखिए, ये दो लाइंस एक दूसरे को कहां पर कट कर रही है, पॉइंट O पर। तो यहाँ पे देखिए एंगल बन रहा है, तो आपको दो एंगल कोई दिए हुए हैं। अब आपसे कहा जा रहा है इसमें x की वैल्यू निकालिए। एक दिया है 5x प्लस 20, दूसरा दिया आपको 3x प्लस 40 डिग्री। अब आपको एंगल फाइंड करना है। तो मैंने आपको उसके बताया था कि जब ऐसा डायग्राम बने तो उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल मतलब इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा। अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा। अब यहाँ पर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x की कैसे फाइंड करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे इन vertically opposite angle, in vertically opposite angle, opposite angles are equal, opposite angles are equal, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। आप क्या करेंगे, 5x प्लस 20 को किसके इक्वल कर देंगे, 3x प्लस 40। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल में अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 5x प्लस का 20 डिग्री इज इक्वल टू 3x प्लस 40 डिग्री। ये देखिए, ये हमने लिख दिया। अब आपको सॉल्व करना आता है, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो 5x माइनस का 3x इज इक्वल टू 40 माइनस का 20 डिग्री। 5x में आप 3x घटाएं कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब 2x इज इक्वल टू 20 डिग्री, x इज इक्वल टू 20/2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, x इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर। फिर हम लोग क्या करेंगे, आंसर मैच करेंगे अपना 5.1 क्वेश्चन नंबर 12। आ रहा है हमारा आंसर x इज इक्वल टू 10 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि कोई जो हमसे क्वेश्चन खुद कहा है कि कोई AB और CD दो लाइन है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर, O पर। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। वहां पर अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल इससे इक्वल होगा, ये एंगल इससे इक्वल होगा। अब
हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने क्या करा, इसको इसके इक्वल कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो जब हमने ऐसे इसके इक्वल करा, जब सॉल्व करा तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 10। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 13 करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में, चलिए यार मैं ही बता देता हूँ, वो ही बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अगर ये याद है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है टू लाइंस AB